जय हिंद दोस्तों, मैं नमन जैन स्वागत करता हूं आप सभी का आज के लेक्चर में। इसी के साथ आज का अपना टॉपिक फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। आज अपन बहुत अच्छे से इसको कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसको। आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं थोड़ा सा अपन ओवरव्यू डाल लेते हैं एक बार इस पे कि क्या क्या आज अपन डिटेल में पढ़ेंगे। पहले तो अपन फोर्स पढ़ेंगे। ठीक है, पहले तो अपन फोर्स पढ़ेंगे। ठीक है, देन मोमेंटम पढ़ेंगे कि मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम पे बेस्ड न्यूमेरिकल कैसे होते हैं वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देन इंपल्स पढ़ेंगे कि इंपल्स जैसी चीज क्या है वो भी समझेंगे। देन टॉर्क समझेंगे कि टॉर्क क्या होता है, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल कैसे आते हैं। देन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि ये अपन इसको डिटेल में समझेंगे और फिर अपन पीवाईक्यू यूज करेंगे। ठीक है, आज का अपना ये सब कंटेक्स्ट है तो अपन ने ये समझ लिया। चलिए अब अपन आते हैं अपने मेन टॉपिक पे जिसका नाम क्या है, फोर्स। क्या नाम है, फोर्स। अब फोर्स क्या होता है कि अगर आप कहीं शॉपिंग मॉल वगैरह में गए होंगे तो आपने एक दरवाजे को धक्का दिया होगा, उसमें दो चीजें लिखी हुई होती हैं दरवाजे पे, क्या, पुश एंड पुल। पुश मतलब धकेलना, पुल मतलब अपनी तरफ खींचना। तो पुश एंड पुल एक्टिंग ऑन अ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। इसको ही क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। डेफिनेशन आपके लिए है, एन इंटरेक्शन दैट व्हेन अपोज्ड will change the motion of an object, it is an direction vector quantity। मतलब ये कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। मतलब इसमें डायरेक्शन होगी। अपन ने पहले जो अपना लेक्चर पढ़ा था यूनिट एंड डायमेंशन में, उसमें समझा था ना वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, जिसमें मैग्नीट्यूड भी है एंड डायरेक्शन भी है। ठीक है, चलिए तो ये चीज होती है फोर्स। अब इसको अपन समझते हैं कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं इसके मतलब से। ठीक है, चलिए फोर्स। ठीक है, चलिए ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका वेट है सपोज m kg। कितना है, m kg। क्या करना है आपको, इसको धकेलते हुए कहां ले जाना है, यहां B पोजीशन लेके आना है। ठीक है, सपोज ये A पोजीशन है, ये B पोजीशन है। क्या करना है आपको, इसको धकेलते हुए यहां से एक फोर्स, फोर्स को किससे डिनोट करते हैं, फिजिक्स में हर चीज का एक सिंबल होता है, ऐसे ही फोर्स को F से डिनोट करते हैं। फोर्स लगा के क्या करना है, इसको धकेलते हुए लेके आना है। ठीक है, धकेल देंगे। अब आप एक चीज देख रहे होंगे, अगर ये ऑब्जेक्ट हल्का होगा, ये ऑब्जेक्ट हल्का होगा मतलब वजन में कम होगा, तो क्या होंगे, आप इसको इजीली धकेल सकते हैं। हाँ ठीक है, तो अपन को एक चीज समझ में आई क्या, कि अगर ऑब्जेक्ट हल्का तो फोर्स कम, अगर ऑब्जेक्ट भारी तो फोर्स ज्यादा। मतलब F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, M के होगा। ठीक है, इसको फर्स्ट इक्वेशन बोल देता हूं। यहां से की चीज क्लियर हुई। ठीक है, अब एक चीज बताइए, अब ये धकेलेंगे। ठीक है, धकेल रहे तो एक सीधी डायरेक्शन में इसका क्या होगा, कुछ ट्रेवल होगा, वेलोसिटी में चेंज होगा, वेलोसिटी में चेंज होगा या फिर स्टेट में चेंज होगा। अब ये रेस्ट पे है, आप इसको धकेलेंगे, ये क्या होगा, मोशन में आ जाएगा। ये क्या होगा, मोशन में आ जाएगा, मतलब वेलोसिटी में चेंज होगा। तो ये किस तरीके का चेंज हुआ, वेलोसिटी में चेंज होता है, इसको क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। ठीक है, अपन ये बहुत अच्छे से पिछली 2 क्लास में पढ़ते आ रहे हैं कि चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो एक चीज बताइएगा कि अगर एक्सेलरेशन ज्यादा तो क्या होगा, फोर्स भी ज्यादा होगा। हाँ होगा। ठीक है, और अगर एक्सेलरेशन कम तो क्या होगा, फोर्स भी कम होगा। हाँ ये भी समझ आया कि अगर ज्यादा एक्सेलरेशन है तो फोर्स आपने ज्यादा लगाया होगा तो आप आसानी से उसको ढकेल पा रहे हैं, और कम एक्सेलरेशन है मतलब फोर्स आपने कम लगाया इसलिए आप उसको आराम आराम से ढकेल रहे हैं। तो एक चीज और समझ में आई यहां से, क्या, कि जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो किसके भी होता है, एक्सेलरेशन के भी होता है। ये सेकेंड इक्वेशन मिल गई। ठीक है, अब इसको क्या करें, कंबाइन करके लिखें। इसको कंबाइन करके लिखें तो क्या मिलेगा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यही होगा। हाँ होगा। अब पता है प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब हटता है तो इक्वल टू का साइन आता है, देन एक कांस्टेंट आता है। तो क्या बोलेंगे, फोर्स इज इक्वल टू के एम ए। अब ये के क्या है, के क्या है, के इज कांस्टेंट। कांस्टेंट अगर मैं k की वैल्यू सपोज 1 अज्यूम कर लूं, k की वैल्यू क्या कर लूं, अज्यूम 1 कर लूं, क्यों, आप 1 मीटर पे फोर्स लगा रहे हो तो क्या होगा, F इज इक्वल टू m डॉट ए। ये होता है फोर्स का फॉर्मूला। ठीक है, F इज इक्वल टू m डॉट ए। इतनी चीज क्लियर है। ठीक है, अब देखिए अपन को फोर्स का फॉर्मूला तो मिल गया, क्या, F इज इक्वल टू m डॉट ए। अब इसकी यूनिट पूछी जाती है कि इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट क्या होगी।
तो अपन को पता है कि मास किस में होता है, ऐसा यूनिट के हिसाब से केजी में, ठीक है। एक्सेलरेशन किस में होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसकी ये क्या होगी, फोर्स की यूनिट होगी केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और एक और चीज, ये क्या है, अगर इसको कंबाइन करके आपको बोलना हो तो इसको ही क्या बोल सकते हो, न्यूटन बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, न्यूटन, या फिर एन से डिनोट कर दो, ठीक है। तो फोर्स की यूनिट क्या होगी, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर या फिर न्यूटन, ठीक है। क्लियर है। अब चीज इसका एक डायमेंशनल फॉर्मूला भी देख लेते हैं। डायमेंशन फॉर्मूला कैसे निकलेगा, फोर्स, देखो केजी को किस में लिखेंगे, मास है, डायमेंशन फॉर्मूला में मास को किससे डोनेट करते हैं, एम से लिख दिया, ठीक। मीटर, मीटर क्या है, लेंथ है, एल से। सेकंड स्क्वायर मतलब सेकंड क्या है, टाइम है, टाइम पे पावर 2 है, लिख दिया। अब देखना है यहां पे एक चीज, क्या होगा, एम एल, ये टी की पावर 2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगी पावर, ये नेगेटिव हो जाएगी, टी की पावर -2। तो ये क्या आ जाएगा, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया। क्लियर है, क्लियर है। चलिए, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला मिल गया। तो अपन ने एसआई यूनिट पढ़ ली। एसआई यूनिट क्या होती है इसकी, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर न्यूटन बोल दीजिए, ठीक है। अपन ने डायमेंशन फॉर्मूला पढ़ लिया, क्या आता है, एम एल टी -2, ठीक है। अब इसमें पूछी जाती है सीजीएस यूनिट बताइए। सीजीएस मतलब सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड यूनिट, सीजीएस यूनिट बताइए। तो कोई बात नहीं, अपन इसको कन्वर्ट करते हैं। सीजीएस यूनिट क्या होगी, किलोग्राम को किस में लिख देते हैं, ग्राम में लिख देते हैं, मीटर को किस में लिख देते हैं, सेंटीमीटर में लिखते हैं, और सेकंड स्क्वायर का सेकंड स्क्वायर ही रहता है, ठीक है। अब जैसे ये इसको अपन न्यूटन बोलते हैं तो इसको भी कुछ बोलते होंगे, हाँ इसको भी कुछ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चुड़ैल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चुड़ैल मतलब डाइन। इसको क्या बोलते हैं, डाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाइन। सीजीएस यूनिट में इसको क्या बोलते हैं, डाइन बोलते हैं, ठीक है, एक चुड़ैल। चलो, इतनी चीज क्लियर है। चलिए अब देखो, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट वाज द रिलेशनशिप बिटवीन अ न्यूटन एंड अ डाइन, कि चुड़ैल और न्यूटन के बीच में क्या रिलेशन है, तो वो भी फाइंड कर लेते हैं। न्यूटन एंड डाइन, ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन न्यूटन एंड डाइन। चलिए समझते हैं। अब आपको पता है एक न्यूटन में क्या होता है, केजी होता है, मीटर होता है, सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। अब इसको डाइन में कन्वर्ट करना है, डाइन में कन्वर्ट करना है तो क्या होगा, केजी को अपन को किस में करना पड़ेगा, ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो बी नो डैट 1 kg इज इक्वल टू कितना, 1000 ग्राम, ठीक है। बी नो डैट 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। केजी की जगह क्या रखेंगे, ग्राम रखेंगे, 1000 ग्राम। मीटर की जगह क्या रखेंगे, सेंटीमीटर रखेंगे, कितना, 100, ठीक है। और टाइम हमेशा सेकंड में ही रहता तो उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए, जीरो गिन लो फटाफट, 3 और 2 5, 10⁵ यूनिट्स अपन एक साथ अरेंज कर लेते हैं। अब देखिए 10⁵ तो है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, ग्राम सेंटीमीटर सेकंड स्क्वायर को क्या बोलते हैं, डाइन बोलते हैं। तो क्या आ जाएगा, 10⁵ डाइन, मतलब 1 न्यूटन में इतनी चुड़ैल होती हैं, ठीक है। ये रिलेशन अपन को मिल गया। क्लियर है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं और आपको ऑप्शन दे दिए जाते हैं, तो अपन को सही ऑप्शन क्या है, 10⁵ डाइन होते हैं, ठीक है। चलिए, ये चीज क्लियर है। देखो फॉर्मूला क्या होता है इसका, मास इनटू एक्सेलरेशन अपन ने समझा। एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। सीजीएस यूनिट क्या होती है, डाइन होती है। और 1 न्यूटन में कितने होते हैं, 10⁵ डाइन होते हैं। और डायमेंशन फॉर्मूला mlt -2 होता है, mlt -2 होता है, ठीक है। और इसमें कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब वेक्टर क्वांटिटी मतलब डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, ठीक है।
आई थिंक आपको फोर्स बहुत अच्छे से अब क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलिए अपन चलते हैं नेक्स्ट चीज पे। ठीक है, क्या है नेक्स्ट टॉपिक? लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम, द क्वांटिटी ऑफ अ मोशन ऑफ अ मूविंग बॉडी मेजर्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी। क्या बोलते हैं मोमेंटम को? प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी। इट डिस्क्राइब हाउ डिफिकल्ट इट इज टू स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। बताता है कि कितना ज्यादा डिफिकल्ट है मूविंग ऑब्जेक्ट का। फॉर एग्जाम्पल, एक अगर चट्टान, बहुत बड़ी पहाड़ी है, वहां से क्या हुआ, एक चट्टान नीचे फिसले तो क्या होगा? कुछ उसका मास होगा, हाँ होगा, और वो कुछ रफ्तार या कुछ वेलोसिटी से ढुड़केगी, हाँ ढुड़कने दो। तो क्या होगा? उसने क्या पकड़ लिया? मोमेंटम पकड़ लिया कि भाई उसका कुछ मास भी है, कुछ वेलोसिटी से बहुत तेजी से वो नीचे की तरफ ढुड़क रही है। ठीक है, तो क्या हो गया? उसने मोमेंटम पकड़ लिया। अब कोई उसके सामने आ जाए, उसको रोकने की कोशिश करे तो क्या होगा? उसका पापड़ बन जाएगा, चपटा पड़ जाएगा पूरा। ठीक है, तो मतलब उसके पास क्या आ गया? मोमेंटम गेन कर लिया है। तो मोमेंटम क्या होता है? इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ठीक है, चलिए, तो मोमेंटम क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ठीक है, अब एक चीज देखना, मोमेंटम को भी कुछ फिजिक्स में होगा बताने के लिए। किससे डोनेट करते हैं? पी से। क्या होता है फॉर्मूला? मास इंटू वेलोसिटी। यहां पे देखिए, वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी तो मोमेंटम भी क्या? वेक्टर। तो याद रख लो, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, क्लियर है? चलिए इसकी यूनिट पता कर लें। मास मतलब केजी, वेलोसिटी मतलब मीटर, फिर क्या? पर सेकंड स्क्वायर की सेकंड अकेला? वेलोसिटी है सेकंड अकेला। ठीक है, ऐसा यूनिट। सीजीएस निकाल दें। सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगी? केजी का ग्राम, मीटर का सेंटीमीटर, और सेकंड का सेकंड ही। ठीक है, क्लियर है? डायमेंशन फॉर्मूला किसका? मोमेंटम का। देखिए, केजी मतलब मास है, एम, मीटर लेंथ है, एल, सेकंड क्या है? टाइम है, टी। अब देखो, टी ऊपर जाएगा, अभी पॉजिटिव पावर 1 है, टी ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा? एम एल टी माइनस 1। इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है। ठीक है, डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है, एम एल टी माइनस 1। ठीक है, किसका? मोमेंटम का। ठीक है, एम इंटू वी एसआई यूनिट, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं, सीजीएस यूनिट ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड, एंड एमएलटी माइनस 1। इसका क्या होगा? फॉर्मूला होगा। ये कौन सा हो गया? लीनियर मोमेंटम हो गया। अब अपन को एक और चीज पढ़नी है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या पढ़ना है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बोलता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कि द टोटल मोमेंटम ऑफ द टू ऑब्जेक्ट, मतलब जब कोई दो चीजें का मोमेंटम, टोटल मोमेंटम ऑफ द टू ऑब्जेक्ट बिफोर द कोलिजन इज इक्वल टू द टोटल मोमेंटम ऑफ द टू ऑब्जेक्ट आफ्टर द कोलिजन। मतलब मान लीजिए, इसको हम समझाते हैं। ठीक है, ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है। क्या हुआ? जब इनको कोलिजन नहीं होता, कोलिजन का मतलब जब ये टकराए नहीं थे, जब तक दो बॉडी आपस में टकराई नहीं थी, तो क्या था? इनका मोमेंटम, सपोज इसकी वेलोसिटी मान लेते u1 थी, इसकी वेलोसिटी कितनी थी? u2 थी। क्या हुआ? थोड़ी देर बाद ये आगे चलते गए चलते गए चलते गए, देन क्या होता है? थोड़ी देर बाद ये जाके आपस में टकरा जाते हैं, आपस में टकरा जाते हैं। सेम चीज, इसका तो m1 ही था, इसका m, इसकी वेलोसिटी हो गई v1, इसकी वेलोसिटी हो गई v2। तो क्या बोलता है कि देखो, अगर ये टकराएंगे तो क्या होगा?
दूर भागेंगे, पहले एक डायरेक्शन में जा रहे, टक्कर हुई तो क्या हुई, दूर भागेंगे, तो इसकी वेलोसिटी हो गई, ठीक है। तो क्या बोल रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कि टोटल मोमेंटम बिफोर द कोलाइजन इज ऑलवेज इक्वल टू द मोमेंटम आफ्टर द कोलाइजन, मतलब जितना मोमेंटम कोलाइजन के पहले था उतना ही मोमेंटम कोलाइजन के बाद होगा। कोलिजन मतलब टक्कर के बाद होगा, ठीक है। इसको अपन थोड़ा सा समझते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है। इसको थोड़ा सा अपन प्रूव करके भी देखते हैं कि क्या होता है। देखिए क्या हुआ, कोलिजन नहीं हुआ, कोलिजन नहीं हुआ, उसके पहले मोमेंटम देखते हैं जरा। देखो मोमेंटम को अपन को फॉर्मूला पता है, क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है, ठीक है, ठीक है। इस बॉडी का मास कितना है, ए वाली का बॉडी का मास कितना है, चलिए समझते हैं। देखो अभी ये टकराए तो क्या हुआ कि कुछ बी बॉडी ने ए पर फोर्स लगाया होगा, हाँ क्योंकि पीछे की तरफ धकेला, कुछ ए बॉडी ने बी पर फोर्स लगाया होगा, आगे की तरफ ढकेला उसको, तो आपस में दोनों ने फोर्स तो लगाए। अपन ने क्या बोला, इनका मास सेम है, ठीक है, तो आपस में दो को फोर्स लगाया। अब मैं एक टर्म लिख रहा हूं, उसको जरा समझना। फोर्स, ये क्या लिखा है, F12 नहीं है, F12 है, मतलब फोर्स ऑन फर्स्ट बॉडी, क्या है ये, फोर्स ऑन फर्स्ट बॉडी ड्यू टू सेकेंड बॉडी, मतलब क्या है ये, फोर्स ऑन फर्स्ट बॉडी ड्यू टू सेकेंड बॉडी, कि पहली बॉडी पे कितना फोर्स लगाया गया दूसरी बॉडी के द्वारा, ठीक है। अब फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। अपन फर्स्ट बॉडी का निकालते हैं तो फोर्स निकाल लेते हैं, क्या आएगा, m1, क्योंकि फर्स्ट बॉडी का मास m1 है। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है। वेलोसिटी पहले मान लीजिए v1 थी, फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, v1 थी, इनिशियल क्या थी, u1 हो गई अपॉन t, क्यों, यही तो होता है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। पहले इनिशियल थी u1, फाइनल हो गई v1, तो कैसे निकलता है, v1 माइनस u1 अपॉन t, तो ये निकल आया फोर्स ऑन वन ड्यू टू सेकेंड बॉडी। अब ऐसे ही कुछ F21 भी होगा, क्या, कि फोर्स ऑन टू, मतलब फोर्स ऑन सेकेंड बॉडी ड्यू टू फर्स्ट बॉडी, तो वो कैसे निकलेगा, इसको भी देख लेते हैं। F21 निकाल लेते हैं, वो भी क्या होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन होगा। अब किस पे लग रहा है फोर्स, सेकेंड बॉडी पे लग रहा है, कौन लगा रहा है, फर्स्ट बॉडी लगा रहा है फोर्स, सेकेंड बॉडी पे फोर्स महसूस हो रहा है और फर्स्ट बॉडी उसको फोर्स लगा रहा है, ठीक है। देखिए मास क्या हो जाएगा, अब m2 हो जाएगा, हो गया, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या, फिर से वही चेंज इन वेलोसिटी, तो पहले इसकी इनिशियल वेलोसिटी u2 थी, फाइनल कितनी हो गई, v2 हो गई, तो क्या आ जाएगा, v2 माइनस u2 अपॉन t, क्लियर है, समझ आया। अब एक चीज देखना, यहां से एक चीज देखना कि जो F21 है वो इक्वल होगा F12 के, हाँ होगा, F21 है वो इक्वल होगा F12 के, हाँ होगा। कैसे होगा, एक मिनट समझना, क्या कि दोनों ने सेम फोर्स लगाया, पर क्या हुआ, डायरेक्शन बस अपोजिट हो गई, क्या हो गई, डायरेक्शन अपोजिट हो गई, मतलब एक नेगेटिव हो जाएगी। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जानती, इसी डायरेक्शन में दोनों जाती, तो क्या होते, सेम डायरेक्शन में जा रही होती तो इक्वल फोर्स लगता, पर एक क्या हो गया, अब एक ऐसी जा रही है और एक ऐसी जा रही है, तो क्या हुआ, डायरेक्शन अपोजिट हो गई, फोर्स तो सेम है, डायरेक्शन अपोजिट हो गई, तो क्या किया अपन ने, माइनस साइन लेके इसको अरेंज किया। फिर क्या होगा, देखिए अब इसको थोड़ा सा अपन सॉल्व करते हैं। फोर्स ऑन वन ड्यू टू सेकंड कितना आया, फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू वन कितना आया था, लिख लेते हैं, m2 क्या आया, v2 माइनस u2 अपॉन t, क्लियर है, इज इक्वल टू माइनस साइन, इसको लिख लेते हैं, m2 v1 माइनस u1 अपॉन t, क्लियर है, ठीक है। t एंड t कैंसल आउट, ठीक है, इंटू करते हैं, m2 v2 माइनस m2 u2 इज इक्वल टू, क्या होगा, माइनस का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, माइनस m2 v1, सॉरी ये m1 है, क्या आ जाएगा, m1 v1 प्लस m1 u1,
क्लियर है? इतनी चीज समझ में आई? इतनी चीज समझ आई? क्या हो गया? अब इसको अरेंज कर लेते हैं क्या कि M2 वाले टर्म एक साइड ले जाते हैं, M1 वाले टर्म एक साइड ले जाते हैं। तो क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं क्या कि M1 V1 प्लस M2 V2 इज इक्वल टू M1 U1 प्लस M2 U2। ठीक है, इसको थोड़ा सा अरेंज कर लें। अरेंज कर लें मतलब इसको यहां लिख लूं M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2। मतलब मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ठीक है, इस तरीके से इसका प्रूफ है। समझ आया कि मोमेंटम जो होगा कोलिजन के पहले वो M1 U1 होगा प्लस M2 U2, देन आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा M1 V1 प्लस M2 V2। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं थोड़ा सा। एक क्वेश्चन आया है। ठीक है, ये अपन ने पढ़ लिया। क्वेश्चन आया है, कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट अ बॉडी ऑफ मास 5 kg एट अ रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। गिवन डाटा क्या क्या दे दिया है? गिवन डाटा क्या क्या दे दिया है? मास दे दिया है, हाँ दे दिया है। कितना? 5 kg का। रेट एक्सेलरेशन दे दिया है, कितना दे दिया है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का दे दिया है। अब एक चीज बताना, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। क्या कैलकुलेट करने को बोला है? फोर्स कैलकुलेट करने को बोला है। मास कितना? 5, एक्सेलरेशन कितना? 2। ठीक है, फोर्स कितना आ जाएगा? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर फोर्स इज इक्वल टू 10 न्यूटन। आई थिंक ये क्लियर है। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल। ए गन ऑफ अ मास A kg फायर्स अ बुलेट ऑफ मास B kg। ओके, इसको थोड़ा सा समझते हैं। क्या हुआ? एक ये गन है, ठीक है, इसका मास कितना दे दिया है? गन मास कितना दे दिया? 1 kg। ठीक है, 1 kg का मास इसने दे दिया। अब क्या हुआ, यहां से एक बुलेट फायर हुई, यहां से एक बुलेट फायर हुई। उस बुलेट का मास कितना दे दिया है? बुलेट का मास कितना दे दिया है? B kg। ठीक है, बुलेट का मास दे दिया B kg। आफ्टर फायरिंग द बुलेट मूव्स फॉरवर्ड विद अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। जो बुलेट है वो कितने मीटर पर सेकेंड से आगे जा रही है? 5 मीटर पर सेकेंड से। मतलब वेलोसिटी दे दी है, VB लिख रहा हूं, वेलोसिटी ऑफ बुलेट, या तो V2 बोल दो। चलो, वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितनी दे दी है? 5 मीटर, 5 मीटर पर सेकेंड के। ठीक है, ये तो हो गई। अब एंड द गन रिकॉइल बैकवर्ड विद द स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड V1। देखिए क्या होता है, जब आप बुलेट फायर करते हैं, तो क्या होता है, गोली तो आगे की तरफ जाती है, पर फायर करते समय गन पीछे की तरफ होती है। क्या होता है, गन पीछे की तरफ होती है। तो वही बताया कि बुलेट तो चली गई 5 मीटर पर सेकेंड से, पर ये जो गन है जो बैकवर्ड आई वो कितनी आई? 2 मीटर पर सेकेंड से आई। ठीक है, 2 मीटर पर सेकेंड से आई। ठीक है, अब देखो अपन ने एक चीज पढ़ी थी, मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ठीक है, अब देखो बिफोर कोलिजन मतलब जब रेस्ट में था, इनिशियल वेलोसिटी कुछ है ही नहीं, तो बिफोर कोलिजन मतलब बंदूक चलने के पहले क्या कोलिजन होगा? 0 होगा। बंदूक चलने के पहले क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, बंदूक चलने के पहले कोलिजन क्या होगा? भाई रेस्ट पे ही थी चीज, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, तो 0 रख के क्या कर लोगे? 0 आंसर आएगा। तो मतलब अपना इनिशियल या फिर बिफोर कोलिजन क्या होगा? 0 होगा। अब यहां पे एक चीज नोटिस करना, M1 कितना है? A, V1 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, बुलेट जा रही है इस डायरेक्शन में, जाने दो, ये रही बुलेट। गन रिकॉइल हो रही है इस डायरेक्शन में। तो एक चीज बताइए कि इसमें क्या है? डायरेक्शन डिफरेंट है। डायरेक्शन डिफरेंट है तो क्या होगा? यहां माइनस साइन आएगा कि भाई गन रिकॉइल बैकवर्ड हो रही है।
फिर अपन रख देते हैं माइनस साइन के साथ जो भी वैल्यू अपनी क्या है, हाँ मास कितना b kg और स्पीड कितनी थी बुलेट की 5 या वेलोसिटी, ठीक है 0 इज इक्वल टू 2a और ये माइनस का 5b। अब इनने क्या पूछा है, a रेशियो b बताना है, तो अपन एक काम करते हैं 5b को यहां लाते हैं, 5b इज इक्वल टू 2a। इनने क्या पूछा है, a रेशियो b पूछा है, कोई बात नहीं, तो क्या होगा, क्या आ जाएगा a रेशियो b, यहां से इसको यहां ट्रांसपोज कर दो तो क्या हो जाएगा 2a अपॉन b इज इक्वल टू 5/2। इसको 2 को अब रफ कर दो, तो यही तो आएगा रेशियो। तो रेशियो क्या मिल जाएगा, a/b का रेशियो आ जाएगा कितना 5/2। यही पूछा है, तो कितना आ जाएगा इसका 5:2। ठीक है, चीज समझ में आई, चीज समझ में आई अपन ने क्या किया ये, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब एक फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको बोलते हैं इम्पल्स। क्या बोलते हैं, इम्पल्स। थोड़ा सा इम्पल्स समझते हैं होता क्या है, फिर इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। द इंटीग्रल ऑफ अ फोर्स एफ ओवर द टाइम इंटरवल टी। क्या बोलते हैं, इंटीग्रल फोर्स ओवर द एफ ओवर द टाइम इंटरवल टी फॉर विच इट एक्ट्स, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इक्विवेलेंट टू द चेंज इन मोमेंटम। अब देखो इसको थोड़ा सा समझाते हैं। इम्पल्स, इम्पल्स क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इंटू टाइम होता है। क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इंटू टाइम, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। अब इसको थोड़ा सा सरल भाषा में बताऊं तो क्या हुआ कि आपने कुछ उल जलूल हरकत की, तो उसके चक्कर में मम्मी ने बहुत फोर्स से 2 सेकंड में आपको एक रैप्टा धर दिया, ठीक है। जब वो रैप्टा लगा तो फोर्स के साथ आया था और 2 सेकंड में उन्होंने रैप्टा मार दिया, पर उसका असर पूरे दिन रहा, उंगली उछल गई गाल पे। तो यही क्या है, इम्पल्स है, ठीक है, ठीक है। तो इम्पल्स क्या होता है कि प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। तो इम्पल्स को डोनेट, फिर से इम्पल्स कुछ होगा आई से फोर्स इंटू टाइम। क्या होता है, फोर्स इंटू टाइम। अब देखो फोर्स आ गया, क्वांटिटी कौन सी, वेक्टर। कौन सी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर ये तो ये भी, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। चलिए फॉर्मूला क्या होगा फोर्स का, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर और टाइम सेकंड। क्लियर है, टाइम सेकंड, इसको क्या बोलते हैं, न्यूटन, और ये सेकंड। तो इसकी यूनिट क्या होगी, ऐसा यूनिट न्यूटन सेकंड। क्या होगी ऐसा यूनिट, न्यूटन सेकंड। सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट क्या होगी, न्यूटन की जगह डाइन, चुड़ैल, और साथ में सेकंड, ठीक है। डायमेंशन फॉर्मूला किसका, इम्पल्स का। डायमेंशन फॉर्मूला लिख लेते हैं। देखो यहां से ये सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, या फिर चलो इसी से जमाते हैं, मत करो कैंसिल। क्या है, अपन को पता है कि न्यूटन का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, एम एल टी माइनस 2, साथ में एक और टाइम आ रहा है, मतलब टी की पावर 1 + 1 - 1 कैंसिल होके क्या बना देंगी, एम एल टी माइनस 1। क्लियर है, ये क्या होता है, इम्पल्स का डायमेंशन फॉर्मूला होता है। क्लियर, एम एल टी माइनस 1 इम्पल्स का क्या होता है, डायमेंशन फॉर्मूला होता है। अब एक चीज बताना, एक मेरा छोटा सा क्वेश्चन है आप सभी से, विच ऑफ द टू क्वांटिटी हैव द सेम फॉर्मूला, विच ऑफ द टू क्वांटिटी हैव द सेम फॉर्मूला। अभी इसके पहले अपन ने क्या पढ़ा था, मोमेंटम पढ़ा था, मोमेंटम पढ़ा था। चलिए दिखाते हैं कैसे। देखो मोमेंटम पढ़ा था, हाँ ऐसा यूनिट कितनी आई, सॉरी इसका एमएल देख लेना, इस बार एम एल टी माइनस 1 आया। क्या आया, एम एल टी माइनस 1। इसका कितना है, डायमेंशन फॉर्मूला आया, ठीक है। इसका भी कितना आया, एम एल टी माइनस 1, मतलब इन दोनों का सेम ऐसा यूनिट होगा। तो अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैव, विच टू क्वांटिटी हैव सेम फॉर्मूला, देन आंसर क्या होगा आप सभी का, कौन कौन सी क्वांटिटी, पहला मोमेंटम और एंड इम्पल्स, आंसर,
ठीक है, पूछ लिया जाता है कि विच टू क्वांटिटी हैव द सेम फॉर्मूला, तो कौन कौन सी होती है, मोमेंटम एंड इंपल्स का क्या होता है, हमेशा सेम फॉर्मूला होता है। ठीक है, चलिए देख लीजिए, एफ इंटू टी, ऐसा यूनिट क्या होती है, न्यूटन सेकेंड या केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सीजीएस यूनिट डाइन सेकेंड, सीजीएस यूनिट डाइन सेकेंड, और एमएलटी -2 अपन ने भी वही देखा। ठीक है, अगर ऐसा यूनिट निकाले तो यहाँ सेकंड से सेकंड क्लियर कर दो तो क्या मिल जाएगा, केजी मीटर सेकेंड, ये मिल जाएगा, ये हो गई। ठीक है, न्यूटन या फिर केजी मीटर सेकेंड, न्यूटन सेकेंड या केजी मीटर सेकेंड, जो आपको बोलना। ठीक, समझ आ गया। एक बार यहां से भी समझ लो कि ये रहा टाइम, ये रहा फोर्स, कितना फोर्स इंटू टाइम, तो वो जो कर्व देता है वो क्या देता है, इम्पल्स ही देता है। जो एरिया कवर होता है इसमें तो क्या होता है, वो इम्पल्स होता है। चलो भाई, एक मेन चीज टॉर्क, टॉर्क मतलब उस घुमाने की शक्ति, मतलब अभी आपने गाड़ी पे कभी जो बोल देखा हो, नटवट खोलते होंगे तो क्या करते हैं, पाना पुर्जा जो भी लेते हैं उससे घुमाते हैं, क्या करते हैं, उससे घुमाते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा समझाते हैं कि होता क्या है। द रोटेशनल इक्विवेलेंट ऑफ अ लीनियर फोर्स, इट रिप्रेजेंट अ कैपेबिलिटी ऑफ अ फोर्स टू प्रोड्यूस चेंजेस। क्या बताता है, चेंज क्या हुआ इन द रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन में ये देखिए क्या करते हैं, आप इसको घुमाते हैं तो क्या होता है, एक टॉर्क जनरेट होता है। क्या होता है, टॉर्क जनरेट होता है, मतलब रोटेशनल मोशन जनरेट होता है, देन उसके बाद वो नट खुल जाता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा बताता हूं, टॉर्क होता क्या है, केस स्टडीज। टॉर्क क्या होता है, ये प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंस या फिर जो आपकी एक्सेस होगी जिस पे घुमा रहे हैं उसका और फोर्स का कॉम्बिनेशन होता है। कैसे, इसका फॉर्मूला होता है आर एफ साइन थीटा, साथ में यूनिट वेक्टर एन कैप, आर एफ साइन थीटा यूनिट वेक्टर एन कैप। कैसे बताता हूं, आर क्या है, डिस्टेंस है, फोर्स है, और साइन थीटा ये क्या है, सारी चीज अब भी क्लियर होने वाली है। समझिए, एक एक ये फिक्स एंड है, क्या है, फिक्स एंड है, फिक्स्ड है। एक इससे रॉड कनेक्ट है, ये रॉड कनेक्ट है। अगर आप यहां से फोर्स लगाएंगे, यहां से आपने फोर्स लगाई और ये डिस्टेंस क्या हो गई, आर हो गई। ठीक है, सपोज यही समझ लीजिए, ये पेन क्या है, एक इस तरफ से मैंने फिक्स कर दिया, मैं यहां से फोर्स लगाऊंगा तो कुछ मूवमेंट होगा, हाँ कुछ डिग्री पे मूवमेंट होगा, हाँ होगा। तो मैं अगर इस पॉइंट से फोर्स लगाऊं तो मेरे को कम फोर्स लगानी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि भाई यहां से ज्यादा मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, वही कर रहा हूं, इस पॉइंट से फोर्स लगाऊं तो मेरे को कम फोर्स लगानी पड़ेगी, लेस फोर्स। एक और केस देखिए क्या होगा, फिर से वही सेम केस है। क्या किया, रॉड यही थी, अब की बार आपने यहां से फोर्स लगाया, यहां से फोर्स लगाया, तो अब ये डिस्टेंस आर होगी, मतलब डिस्टेंस घट गई। तो क्या होगा, अगर यही पेन है, वापस समझिए, अभी मैं यहां से लगा रहा था, मैंने क्या किया, यहां पे आ गया, अब यहां से फोर्स लगाऊंगा मेरे को थोड़ा सा और ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा और ज्यादा फोर्स लगाने पड़ेगा, मतलब यहां पे मोर फोर्स, मतलब फोर्स बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अब एक और चीज बताता हूं, थर्ड वन। अब मान लीजिए ये फिक्स्ड एंड है, ये रॉड लगी हुई है, अब मैं यहीं से फोर्स लगा दूं और इसकी डिस्टेंस अब कितनी हो गई, आर। अब बताइए क्या इसको मूवमेंट कराना हो पाएगा, क्यों, क्योंकि अब जहां पे हिंज लगा हुआ है, जहां से वो रॉड कनेक्ट, जस्ट उसके आप आगे से फोर्स लगा रहे हैं, तो ना तो डिस्टेंस कुछ ज्यादा है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, फोर्स बढ़ जाएगी, फोर्स इंक्रीज, बहुत ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। ठीक है, ये तीन केस समझ आए, तो यही होता है टॉर्क की कितनी डिस्टेंस लगाना। अब एक छोटी सी चीज और समझे ना, अभी तो क्या लगा रहे थे अपन, वर्टिकल फोर्सेस लगा रहे थे, अब मैं इसको क्या करूं, डायगोनली लगाऊं, मतलब यही रहा हिंज। ठीक है, यहां से एक रॉड कनेक्ट है, अब मैं क्या कर रहा हूं, फोर्स लगा रहा हूं ऐसे, फोर्स लगा रहा हूं ऐसे, और इसकी डिस्टेंस मान लीजिए आर है। अब भाई ये कैसे होगा, क्योंकि डायगोनल फोर्स लगा रहे, यहाँ पे तो सर आप हॉरिजेंटल लगा रहे थे, सॉरी वर्टिकल फोर्स लगा रहे थे तो समझ आ रहा था, पर आप ये हॉरिजेंटल लगाने लगे, तो अब इसमें क्या होगा, कुछ डिग्री पे लगाने लगे, तो क्या होगा, यहाँ पे फोर्स के कंपोनेंट किए जाते हैं, फोर्स के क्या किए जाते हैं, कंपोनेंट्स किए जाते हैं। कैसे, जरा समझते हैं। मान लीजिए आपका यही फोर्स है ना, आप ये लगा रहे हैं, इसको मैंने यहाँ पे डोनेट कर दिया फोर्स वेक्टर को, क्या होगा, इसके कंपोनेंट किए जाते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब देखो यहां पे कुछ मैं ड्रॉ करूंगा, ये कौन सी एक्सिस हो जाएगी, एक्स एक्सिस। ठीक है, इस पे मैं कुछ ड्रॉ करूं,
ये कौन सी एक्सिस हो जाएगी, बाय एक्सिस, तो मैं इसको बोल देता हूँ एफ वाई, फोर्स ऑन बाय एक्सिस, और इसको एफ एक्सिस, एफ एक्स, फोर्स ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। इतनी चीज क्लियर है। अब अपन ने जब पिछले स्लोप पढ़ी थी, पिछले अपन ने लेक्चर में, तो अपन ने एक चीज पढ़ी थी कि कुछ एंगल बनता है वो हमेशा किससे बनता है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस से बनता है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस से बनता है। तो यहाँ पे कुछ एंगल बनेगा, हाँ बनेगा, थीटा। अब थोड़ा सा और रिकॉल करो, इस थीटा को स्लोप भी बोलते हैं, हाँ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं, मतलब टेन थीटा, स्लोप को क्या टेन थीटा से डोनेट करते हैं। टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा अगर मैं इसको ज्वाइंट करूं क्या होता है, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। कैसे होता है, अरे इससे होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ठीक है। तो टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। मतलब जो परपेंडिकुलर बनेगा यही तो होगा परपेंडिकुलर, वो क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। जो बेस होगा यही तो होगा बेस, वो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो एक चीज याद रख लो हमेशा कि अगर एक्स एक्सिस के साथ अगर थीटा बन रहा है या जिस भी एक्सिस के साथ थीटा बन रहा है वो हमेशा कॉस लेती है, देन उसके अपोजिट वाली साइन लेती है। फिर से रिपीट करता हूं कि जिस भी एक्सिस के साथ थीटा बन रहा है वो हमेशा कॉस लेती है, देन उसके अपोजिट जो बची हुई है वो क्या लेगी, साइन लेगी। तो देखो एक्स एक्सिस के साथ थीटा बन रहा था तो उसने क्या ले लिया, कॉस थीटा ले लिया। ये जो बच गया जिसके साथ थीटा फॉर्म नहीं हो रहा है उसके साथ क्या आ गया, साइन थीटा आ गया, ठीक है। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं, इस वाली को मैं क्या बोल सकता हूं, एफ कॉस थीटा, ठीक है। एक्स एक्सिस पे जो फोर्स लग रहा है वो क्या होगा, एफ कॉस थीटा। और इसको मैं क्या बोल सकता हूं, एफ वाई को, एफ वाई को क्या बोल सकता हूं, एफ साइन थीटा। क्लियर है, क्या बोल सकता हूं, एफ साइन थीटा। कि जब डायगोनल फोर्स लगते हैं तो अपन को क्या करने पड़ते हैं, फोर्स के कंपोनेंट करने पड़ते हैं, ठीक है। एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस में होता है, एक कंपोनेंट वाई एक्सिस में होता है। जो एक्स एक्सिस में कंपोनेंट जाता है वो हमेशा कॉस थीटा लेके चलता है, जो वाई एक्सिस में कंपोनेंट जाता है वो हमेशा साइन थीटा लेके चलता है। इतनी चीज क्लियर है, ठीक है। चलिए, तो यहीं से ये फॉर्मूला आया हुआ है क्या, टॉर्क का क्या आया हुआ, आर एफ साइन थीटा, साथ में यूनिट वेक्टर एन कैप। एन कैप क्या है, डायरेक्शन है, ये भी देख लो। टॉर्क, टॉर्क को डोनेट करते हैं, चलिए यहीं पे बता दे रहा हूं, टॉर्क को डोनेट करते हैं टाउ से। किससे करते हैं, टाउ, वो ताऊ जी वाले ताऊ नहीं, टाउ है ये, टाउ। उसका फॉर्मूला क्या होता है, आर एफ साइन थीटा, साथ में यूनिट वेक्टर एन कैप, ठीक है। कौन सी क्वांटिटी होती है, ये होती है वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। यूनिट, यूनिट बता देते हैं, चलिए, ठीक है। आइए अब थोड़ा सा यूनिट यूनिट देख लेते हैं, अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। टाउ इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा, ठीक है। देखिए आर, आर मतलब कुछ डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस हमेशा मीटर में होता है, ठीक है। एफ फोर्स है, फोर्स मतलब न्यूटन वगैरह कुछ होगा, हाँ होगा। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, केजी मीटर सेकेंड स्क्वायर। साथ में आर क्या है, डिस्टेंस है ना, तो क्या लिखेंगे, मीटर में लिखेंगे। तो इसको या तो बोल दो, क्या बोल दो, ये चीज क्या बन जाएगी, न्यूटन बन जाएगी, हाँ बन जाएगी। तो न्यूटन मीटर क्या आ जाएगी, यूनिट न्यूटन मीटर। या फिर एक और यूनिट अगर आपको लिखनी हो तो क्या लिख सकते हो, केजी मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, ये लिख दो, केजी मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। केजी मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। सीजीएस में चाहिए, सीजीएस में भी ले लो, क्या होगा, न्यूटन को क्या बोलते हैं, डाइन, मीटर को सेंटीमीटर, डाइन सेंटीमीटर, डाइन सेंटीमीटर। डायमेंशन फॉर्मूला किसका, टाउ का, ताऊ जी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, देखो फोर्स का पता है कितना होता है, कहां गया, एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू इंटू, साथ में क्या आ रहा है, मीटर, मीटर मतलब लेंथ, लेंथ मतलब एक पावर लेके आएगा, लेंथ 1, ठीक है। अब यहां देखना आप जरा क्या आ जाएगा, एम तो वैसे का वैसे ही रहेगा, हाँ रहेगा, 1 और 1 पावर कितनी हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी। तो एम एल की पावर 2 और टी माइनस 2, ये किसका आ जाएगा, ताऊ जी का फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है, डायमेंशन फॉर्मूला। क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर होती है। अगर सीजीएस यूनिट चाहिए तो क्या होती है, डाइन सेंटीमीटर होती है। डायमेंशन फॉर्मूला चाहिए तो एम एल टी माइनस एम एल टू टी माइनस 2 होता है, ठीक है, ठीक है। कोई डाउट यहां पे, आगे चले, चलिए। टॉर्क हो गया, एक क्वेश्चन आया हुआ है क्या, अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन एक्ट, फोर्स दे दिया,
ए फोर्स ऑफ 50 न्यूटन एक्ट ऑन अ बॉडी फॉर 0.1 सेकेंड, कितने के लिए टाइम दे दिया 0.1 सेकेंड। ओके, कैलकुलेट द इम्पल्स जनरेट ऑन इट, इम्पल्स निकालना क्या होता है, इम्पल्स फोर्स इंटू टाइम होता है। कितना है फोर्स 50, टाइम कितना है 0.1 सेकेंड का, इम्पल्स कितना आ जाएगा, इम्पल्स कितना आ जाएगा 5 क्या न्यूटन। क्या होती है इम्पल्स की यूनिट, देख लो भाई, ये नहीं है 5 क्या न्यूटन सेकंड लिख दो या जो भी आपको लिखना हो, ठीक है। अगर सीजीएस में पूछा जाए तो डाइन सेकंड या फिर न्यूटन सेकंड, न्यूटन सेकंड, ठीक है। समझ लो कि भाई रेप्टा तो 0.1 सेकंड में ही लग गया था, पर उसकी फोर्स कितनी थी 50 की, तो इतना दर्द हुआ कि रात तक सूजन बनी रही, ठीक है। चलो अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज अप्लाइड एट द डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर। गिवन क्या दे दिया, फोर्स दे दिया कितने का 10 न्यूटन का, डिस्टेंस कितनी दे दी, डिस्टेंस या फिर आर बोल दो, कितनी 0.5 मीटर की डिस्टेंस दे दी। एट एन एंगल, एंगल कितना दे दिया इनने थीटा 90 डिग्री का, ठीक है। अब जानते हैं इनने क्या पूछा है, ओके टाउ निकालना है। क्या होता है टाउ का फॉर्मूला, आर एफ साइन थीटा, साथ में यूनिट वेक्टर आ जाता है कि इस डायरेक्शन में स्पेसिफिक डायरेक्शन में लगेगा। आर कितने दे दिया 0.5 न्यूटन 10 साइन थीटा साइन 90। चलो भाई ट्रिग्नोमेट्री वाले साइन 90 की वैल्यू जानते हैं, जिनको नहीं पता बता देता हूं। जो साइन 90 होता है वो किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है, ठीक है। साइन 90 जो होता है वो किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 0.5 इंटू 10, 0.5 इंटू 10। चलो इसको पहले वैल्यू अरेंज कर दूं, 10 इंटू 1, साइन 90 की जगह क्या आ गया 1 आ गया, ठीक है। साइन 90 की जगह क्या आ गया 1 आ गया, ठीक है। चलिए इंटू कीजिए, 0.5 इंटू 10 कितना आ जाएगा भाई बता दो जरा, कितना 5 न्यूटन मीटर। क्लियर है। इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के मिलेंगे। अगर आपकी ये टॉपिक क्लियर है तो आपको जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो चुटकी बजाते ही होने वाले हैं, ठीक है। चलिए चलो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जो अपने न्यूटन चाचा थे उन्होंने कुछ लॉ बनाए थे मोशन के लिए, अब वो अपन को पढ़ने हैं। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एक एक करके पढ़ते हैं। बेसिकली 3 लॉ होते हैं, ठीक है। तो अपन एक एक करके तीनों लॉ को आराम से समझते हैं, ठीक है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ रीड करें। इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, मतलब कोई बॉडी या कोई चीज रुकी हुई है तो वो हमेशा रुकी रहना चाहेगी। देन इफ अ बॉडी इज इन अ मोशन दे ऑलवेज वांट टू बी इन अ मोशन, अगर कोई बॉडी चल रही है या कोई चीज चल रही है वो हमेशा चलती रहना चाहेगी। अनटिल एंड अनलेस इट इज कंपाइल्ड बाय एनी एक्सटर्नल फोर्स, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाए। अब ये पढ़ तो दिया, एग्जाम्पल में देख लो क्या होता है। अभी ठंड का सीजन चल रहा है तो आप सोते हैं, ठीक है, सुबह जल्दी नींद तो खुलती नहीं है, तो आप सो रहे हैं। आपकी बॉडी क्या चाह रही है कि मुझे नहीं उठना है, मुझे रेस्ट ही करना है। पर वहां से पिताजी को पता चला कि अभी तक लाडले जी सो ही रहे हैं, अभी तक सो ही जा रहे हैं। तो वो आया और खींच के आपको उठाया, कंबल वंबल फेंक दिया। तो पिताजी क्या हो गए, फोर्स हो गए कि आप सोना चाहते थे, आपकी सोने की इच्छा थी, पर आप पे एक्सटर्नल फोर्स लगाया गया तो आप उठ गए, ठीक है। तो अगर आप रेस्ट पे थे तो आप रेस्ट में ही रहना चाह रहे थे जब तक आप पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाएगा, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाएगा। पर जैसे ही आप एक्सटर्नल फोर्स लगाएगा आपकी स्टेट चेंज हो जाएगी। तो ये समझ में आ गया कि इफ अ बॉडी इज इन अ रेस्ट ऑलवेज वांट टू बी इन अ रेस्ट। क्लियर है। सेकंड वन, इफ अ बॉडी इज इन अ मोशन ऑलवेज वांट टू बी इन अ मोशन, मतलब आप क्या हुआ, हाईवे पे जा रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, चलती जा रही, आप सिटी में एंटर हो गए उसी स्पीड से। क्या हुआ, ट्रैफिक सिग्नल देखा, क्या हुआ, ट्रैफिक सिग्नल देखा, आपने गाड़ी रोक दी। अगर ट्रैफिक नहीं होता तो आप 60 की स्पीड से ही निकलते जाते, पर ट्रैफिक आया तो आप रुक गए, मतलब मोशन से कहां आ गए, रेस्ट में आ गए। तो ट्रैफिक सिग्नल क्या हुआ, एक फोर्स की तरह एक्ट कर गया कि आपको रुकना
पड़ा, या आपके जो ब्रेक्स थे वो क्या हो गए, फोर्स की तरह एक्ट कर गए कि आप तो चलना चाहते थे, मोशन में ही रहना चाहते थे, पर ट्रैफिक दिखा तो आपने ब्रेक अप्लाई किए, ब्रेक अप्लाई किए तो ब्रेक क्या होगा, एक फोर्स हो गया जिसने आपकी स्पीड को रोक दिया। समझ आया? तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बोलता है कि इफ अ बॉडी इज इन अ मोशन ऑलवेज वांट टू बी इन अ मोशन, इफ अ बॉडी इज इन अ रेस्ट ऑलवेज वांट टू बी इन अ रेस्ट। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड, जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहलाता है, लॉ ऑफ इनर्शिया कहलाता है। क्या कहलाता है? लॉ ऑफ इनर्शिया। बताते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया क्या होता है, और ये किसने दिया था, गैलीलियो ने दिया था। किसने दिया था? गैलीलियो ने दिया था। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या बताता है, प्रॉपर्टी बताता है, किसकी, प्रॉपर्टी ऑफ मास बताता है। ठीक है, तो जो लॉ ऑफ इनर्शिया किसने दिया था, गैलीलियो ने दिया था, और लॉ ऑफ इनर्शिया क्या बताता है, प्रॉपर्टी ऑफ मास बताता है। ठीक है, इसको समझते हैं। देखो इनर्शिया क्या होता है, पहले तो अपन ने जो इनर्शिया 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 सुन लिया पीछे, अब थोड़ा सा समझते हैं कि इनर्शिया क्या होता है। रेजिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन। इनर्शिया क्या है कि आप रुके हैं, हम रुके ही रहेंगे, हमें कोई नहीं हिला सकता, पर क्या हुआ, किसी ने आके धक्का दे दिया, आप हिल गए। ठीक है, तो जब तक आप एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए, आपको उधर ही रुक के रहना है। समझे? तो वो क्या है, रेजिस्टेंस, तो इसको बोलते हैं इनर्शिया। अब इनर्शिया होते हैं तीन टाइप के, इनर्शिया होते हैं तीन टाइप के। कौन कौन से? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। कौन कौन से होते हैं? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या बोलता है, देखते हैं। द टेंडेंसी ऑफ अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट टू रिमेन एट रेस्ट अनलेस अ फोर्स एक्ट ऑन इट, अनलेस अ फोर्स एक्ट ऑन इट। मतलब रेस्ट ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में ही रहेगा जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। एक बहुत अच्छा एग्जांपल देते हैं, आप लोग कभी बस में ट्रैवल किए हैं, ठीक है, तो क्या होता है, आप अपनी सीट पे बैठे हुए हैं, सीट पे बैठे हुए हैं, तो सीट पे बैठने से क्या होता है कि अभी आप बैठे हैं, ठीक है, बस खड़ी है खड़ी है खड़ी है खड़ी है, तो आपकी बॉडी दो पार्ट में डिवाइड हो गई, एक आपका लेग पोर्शन हो गया, एक आपका अपर पोर्शन हो गया, लोअर पोर्शन एंड अपर पोर्शन। तो लोअर पोर्शन को तो पता है कि बस रुकी हुई है रुकी हुई है, जैसे ही बस थोड़ी सी आगे बढ़ती है, आपकी बॉडी क्या होती है, पीछे चली जाती है। क्या होती है? पीछे की तरफ मूव करती है। देखिए अभी ये क्या था, इसके हिसाब से तो बस रुकी हुई थी, तो इसके पैर तो यही है, ठीक है, इसकी बॉडी पीछे की तरफ मूव करे। क्यों? क्योंकि बॉडी क्या थी, अभी मोशन में नहीं थी, रेस्ट पे थी। हाँ रेस्ट पे है, रेस्ट पे। बस उसके माइंड में क्या चला, बस रुकी हुई है। पैर को भी ये चीज पता है कि बस रुकी हुई है, लोअर बॉडी अपर बॉडी को भी ये चीज पता है कि बस रुकी हुई है। पर जैसे ही बस आगे बढ़ी तो पैर तो वहीं रहेगा, पर जो उसकी अपर बॉडी थी वो क्या हो गई, बैकवर्ड हो गई। क्या हो गई? बैकवर्ड हो गई। आप सबने ये महसूस किया होगा, ठीक है, तो ये अपर बॉडी क्या हो गई, बैकवर्ड हो गई। तो इसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट, मतलब इनर्शिया ऑफ रेस्ट बोलते हैं। कि आप अगर मोशन में नहीं है, रुके हुए हैं, तो अगर आप मान लीजिए बस में ही बैठे हुए हैं, तो क्या होगा, पैर को तो पता है कि यहाँ बस रुकी हुई है, पर जैसे ही बस स्टार्ट होती है, थोड़ी सी आगे बढ़ती है, आपकी बॉडी बैकवर्ड होने लगती है। समझ आया? तो ये होता है लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, दूसरी चीज इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन। अब इनर्शिया ऑफ मोशन, हाँ इनर्शिया ऑफ मोशन भी होता है, क्या होता है, द टेंडेंसी ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट टू कंटिन्यू मूविंग एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी अनलेस अ फोर्स अप्लाइड ऑन इट। वही बताया कि अगर कोई चीज चल रही है, वो चलती ही रहना चाहेगी, चलती ही रहना चाहेगी, चलती ही रहना चाहेगी। कब तक? जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लगाता। अगर कोई फोर्स जीवन काल तक ना लगाए तो वो जीवन काल तक चलती रहेगी, पर किसी ने फोर्स लगाया जरा अभी तो वो रुक जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, फिर से बस पे चलते हैं, आओ बस में घुमाते हैं तुमको। क्या है, ड्राइवर बस चला रहा है, हाँ चला रहा है, ये रहा ड्राइवर बस चला रहा है। क्या हुआ, आराम से चला रहा है चला रहा है चला रहा है चला रहा है, आगे ब्रेकर आया, ब्रेकर आया तो उसने क्या किया, ब्रेक अप्लाई किए, ब्रेक अप्लाई किए तो क्या हुआ, अब ये स्टेबल पोजीशन पर बैठा था, अब ये स्टेबल पोजीशन पर बैठा था, पर क्या हुआ, जैसे ही ब्रेक अप्लाई किया, ये क्या हुआ, आगे की तरफ झुक गया। क्या हुआ, आगे की तरफ इसका सिर चला गया। ठीक है, अच्छा हुआ, क्यों? क्योंकि सीट बेल्ट लगाया था, वरना इसके सिर का पापड़ बन जाता। ठीक है, तो ये आगे की तरफ चला गया। तो ये क्या है, इनर्शिया ऑफ मोशन है, कि आप मोशन में तो हैं, जैसे ही ब्रेक अप्लाई हो तो आपकी बॉडी आगे की तरफ चली गई। अगर ब्रेक ना लगाते तो आप वैसे ही शांति से खड़े रहते, आराम से चलते जाते, पर जैसे ही ब्रेक लगाया तो आपका क्या हुआ, आगे की तरफ बॉडी मूव कर गई। ठीक है, ये क्या होता है, इनर्शिया ऑफ मोशन होता है। सेकंड, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। देखिए अब क्या है, रोड पे बराबर जा रहे हैं तो देखा होगा कि जो लगेज छत पे रखा जाता है, बस की छत पे, तो क्या होता है, रस्सी वगैरह से बांध के रखा जाता है। क्यों रखा जाता है, क्यों? क्योंकि वो गिर ना जाए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप बस के अंदर फिर से हैं, यहाँ पे मोड़ आया, तो देखा होगा मोड़ आता तो ऐसे गाड़ी घूम रही है, ऐसे गाड़ी घूम रही है, तो गाड़ी कहाँ पे घूम रही है, फॉर एग्जाम्पल ये आपका, ये बता देता हूँ,
ये आपका रोड है, ठीक है। यहां पे क्या है, गाड़ी चल रही है, गाड़ी चल रही है। क्या होगा कि गाड़ी को जाना इस तरफ है, गाड़ी जाएगी ऐसे, पर इसके अंदर जो सवारी है वो कहां मूव करेगी, इस तरफ उसकी डायरेक्शन चेंज होगी। तो गाड़ी टर्न कहां ले रही है, गाड़ी टर्न कहां ले रही है, लेफ्ट में ले रही है। टर्न कहां पे ले रही है, लेफ्ट की तरफ ले रही है। पर जो मोशन होगा बॉडी का, जो अंदर क्या बोलते हैं पैसेंजर बैठे हैं, मोशन कहां होगा, राइट की तरफ होगा। जो अंदर लोग हैं उनका राइट की तरफ मोशन होगा। मतलब कि गाड़ी टर्न ऐसे ले रही है पर मोशन कैसे हो जाएगा, लोगों का अंदर की तरफ होगा। तो ये क्या है, लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की द टेंडेंसी ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट टू कंटिन्यू इन द सेम स्ट्रेट लाइन। जब तक स्ट्रेट लाइन में चल रही है, हाँ चलने दो कोई बात नहीं, जैसे ही क्या होगा, मोशन शुरू होगा, जैसे ही डायरेक्शन चेंज होगी तो क्या होगा, उसकी बॉडी भी मूव करेगी, बॉडी भी मूव करेगी। तो अपोजिट टू द टर्न मूव करेगी, कि जिस डायरेक्शन में टर्न ले रहे हैं उसके अपोजिट बॉडी जाएगी। आप लेफ्ट में टर्न ले रहे हैं तो राइट में बॉडी जाएगी, आप राइट में टर्न ले रहे हैं तो लेफ्ट में बॉडी जाएगी, ठीक है। क्लियर हुई चीज। तो यही क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन होता है, ठीक है, कि द टेंडेंसी ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट टू कंटिन्यू इन द सेम स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन अनलेस आ फोर्स मेक इट टर्न। टर्न करने की वो सीधा ही रहेगा, पर क्या हुआ, टर्न किया तो आपकी बॉडी अपोजिट टू द टर्न चली गई, ठीक है। क्लियर है। ये तीन लॉ अपने न्यूटन चाचा ने पहले लॉ में तीन चीजें न्यूटन चाचा ने बताई थी। क्या बताई थी, इनर्शिया बताया था कि रेजिस्टेंस अगर वो किसी स्टेट में तो उसी में रहेगा। देन उन्होंने तीन चीजें बताई थी, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। चलिए ओके, देखो अब आता है सेकंड लॉ। अब सेकंड लॉ ऑफ मोशन आता है। क्या बोलता है सेकंड लॉ ऑफ मोशन, कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। मतलब जितना चेंज मोमेंटम, रेट सब सुन रहे हैं, रेट, रेट मतलब चेंज हो रहा है किसके, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम पी किसके, टाइम के रिस्पेक्ट में, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। मतलब जितना मोमेंटम में चेंज होगा वो अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा। मतलब कि आप मान लीजिए किसी चीज को रोक रहे हैं, अब वो भाई बहुत भारी चीज है तो आपको उतना फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो मोमेंटम में जितना चेंज होगा वो अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा। तो क्या हुआ है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। इसको कैसे डोनेट कर सकते हैं, और फोर्स इज इक्वल टू dp बाई dt, ठीक है। अब बोले ये कहां से आया, तो अपन को एक फॉर्मूला पता है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है फोर्स, ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। अब देखो मास तो सेम है, एक्सेलरेशन का मतलब चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हाँ तो क्या बोल सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी dv बाई dt, dv बाई dt लिख देंगे। अब एक चीज पता है, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट क्या देता है, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी कहाँ, मोमेंटम, मोमेंटम, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, मोमेंटम बन जाएगा। तो ये मिलके क्या बना देंगे, इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, ठीक है। समझ आया। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। ये क्या बोलता है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन बोलता है, ठीक है। ये देखिए, लेस मास लेस फोर्स। अब वही सेम चीज कि जितना मास होगा उतनी फोर्स लगानी होगी। मतलब फॉर एग्जांपल कि अगर कोई चट्टान खिसक के आ रही है, मान लीजिए 50 किलो की चट्टान है, तो क्या होगा, 50 किलो से ज्यादा का फोर्स लगाना पड़ेगा, 50 किलो का ही फोर्स लगाना पड़ेगा। आप अगर 10 किलो का लगा रहे हैं तो फिर पता नहीं आप कहां पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो जितना मास, अगर कम मास तो कम फोर्स, ज्यादा मास तो ज्यादा फोर्स, ठीक है। लेस मास लेस फोर्स, मोर मास मोर फोर्स, ठीक है, ठीक है। चलिए न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जब तीन लॉ थे, थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे आते हैं। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है कि एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अभी एक्शन रिएक्शन क्या है, फॉर एग्जांपल कोई आपको रैप्टा धर के चला गया, मतलब एक खींच के रैप्टा मारा, तो आप गांधी जी की तरह तो दूसरा गाल आगे करेंगे ही नहीं, गुस्सा तो भरपूर आएगा। तो आप भी क्या चाहेंगे कि उसको भी उतना ही खींच के रैप्टा मार दूं मैं भी। तो क्या हुआ, उसने आपको रैप्टा मारा, सामने से आपने उसको एक रैप्टा चिपका दिया, तो क्या हुआ, एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। कि
द एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मतलब मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, मतलब जितनी ताकत से सामने वाला फोर्स लगाएगा उतनी ताकत से अपन भी फोर्स लगाएंगे। द स्ट्रेंथ मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स आइडेंटिकल, डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी, डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। और इसका क्या होता है, एफ एक्शन इज माइनस ऑफ एफ रिएक्शन, एफ एक्शन इज माइनस ऑफ एफ रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल कैसे, ये देखो, अगर एक्शन क्या हुआ, एक्सिलरेटिंग फोर्स ऑफ द बुलेट, आपने बुलेट फायर की तो क्या हुआ, बुलेट तो आगे के गई, पर रिएक्शन में क्या होगा, वो रिकॉइल बैक हो जाएगी, रिएक्शन में बुलेट रिकॉइल बैक होगी, सॉरी बंदूक रिकॉइल बैक हो जाएगी, जो भी गन है अपने पास, तो रिकॉइल फोर्स ऑन द गन। तो भाई दो हुए, आपने बुलेट फायर की पर क्या हुआ, वहां से एक और एक्शन लगा तो क्या हुआ, रिकॉइल बैक गन हो गई। तो एक्शन उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या हुआ, रिएक्शन, वो भी सेम फोर्स के साथ। फॉर एग्जाम्पल मुक्केबाजी चल रही है, किसी के जबड़े पे तुमने एक मुक्का धर दिया, ठीक है, फिस्ट एक्सपर्ट ऑन जॉ, फोर्स लगा तो वो क्या करेगा, आपने तो हाथ से फोर्स लगाया पर उसका जॉ भी क्या लगाएगा, आपके हाथ पे फोर्स लगाएगा, तो वही सेम फोर्स क्या करेगा, जॉ लगाएगा, ठीक है। वरना क्या होता, वो गाल उसका अंदर घुस जाता अगर वहां से फोर्स नहीं लगता तो, ठीक है। तो एवरी एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। थर्ड वन, आप एक बोट पे हैं, ठीक है, आप एक बोट पे हैं, क्या कर रहे हैं आप, बोट से 100 रुपए कूद रहे हैं, मतलब जो किनारा है वहां से, तो क्या होगा, आप तो आगे की तरफ कूदे और बोट क्या हो जाएगी, पीछे की तरफ मूव कर जाएगी। मतलब आपने यहां पे जंप मारी, आपने यहां पे जंप मारी, मतलब मैदान पे जंप मारी, पर बोट क्या हो जाएगी, यहां पे रिकॉइल बैक, मतलब बैकवर्ड चली जाएगी। तो क्या होगा, बॉयज फीट एक्सपर्ट फोर्स ऑन बोट, क्या कर रहा है, उसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, बोट एक्सपर्ट फोर्स ऑन फीट, वो फीट पे फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो एवरी एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। क्लियर ये चीज कि जो तुम जिस पे एक्शन दोगे उसका तुम्हें रिएक्शन मिलेगा, ठीक है। अगर आप धरती पे चल रहे हैं, मतलब कुछ फोर्स उस पर लगा रहे हैं, तो धरती भी उतना ही फोर्स आप पे लगा रही है, इस वजह से आप चल पा रहे हैं। अगर फोर्स ना लगा रहे हो तो आप धस जाते धरती में, ठीक है। तो एवरी एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये कौन सा लॉ होता है, थर्ड लॉ होता है, ठीक है। तो तीनों लॉ समझ में आए। अब क्या करते हैं, अपन थोड़ी सी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस से अपन को बहुत अच्छे से चीजें क्लियर होंगी कि अपन को करना क्या है, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, इनर्शिया इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ ऑफ मोशन। बिलीव मानिए, अगर आपने वो चीजें न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, फोर्स, इंपल्स, मोमेंटम सारी चीज पढ़ ली तो इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं जो कि बहुत सिंपल होते हैं वो पढ़ने के बाद। तो अपन देखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन आ रहा है। आप एक एक मिनट में इसको देखते ही आंसर करेंगे इसका कि इनर्शिया इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ ऑफ मोशन। जो इनर्शिया था वो किससे रिलेट करता था, थर्ड लॉ से नहीं, वो तो एक्शन रिएक्शन की बात करता था। सेकंड लॉ से वो तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की बात करता था। तो फर्स्ट लॉ से रेस्ट मोशन, हाँ उसी में इनर्शिया थे, तीन टाइप के इनर्शिया भी थे। तो किससे होता है, फर्स्ट लॉ से होता है। कहीं फर्स्ट लॉ, जीरो सेकंड फर्स्ट लॉ, ये क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग, ये क्या है, डीपी बाई डी टी है। Which among the following is the correct mathematical representation of the Newton's second law of motion? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, पहले तो अपन थ्योरेटिकल बात कर लेते हैं। क्या बोलता है सेकंड लॉ कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। तो इसका मैथमेटिकल अपन ने एक इक्वेशन देखी थी, क्या, डीपी बाई डी टी है क्या, यही है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा। तो भाई इतने सिंपल क्वेश्चन उस पर पूछे जाते हैं अगर आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हैं तो। इन स्टिल वाटर, पानी रुका हुआ है, ठीक है। व्हेन अ पर्सन वॉक्स ऑन अ बोट, व्हाट विल हैपन टू द बोट्स मोशन। अगर वो एक पानी में बोट खड़ी हुई है, क्या कर रहा है पर्सन कि उस पर बोट पे आ रहा है, तो बोट के साथ क्या होगा वो उसने पूछा है। बोट विल मूव अहेड, अगर ये बोट है, ठीक है, ये बोट है, इस पर अगर कोई आदमी निकलेगा, अगर इस पे कोई आदमी क्या होगा, इससे शोर पे आएगा, मान लीजिए यहाँ पे आ रहा है कोई आदमी, ठीक है, तो क्या होगा वो पूछा गया है। बोट विल मूव अहेड, क्या बोट आगे जाएगी, नहीं, ये आगे नहीं जाएगी, आगे तो नहीं जाएगी, ठीक है। सेकंड, बोट विल मूव बैकवर्ड, पीछे जाएगी, हाँ पीछे जा सकती है, क्यों, क्योंकि अपन को पता है, ये थर्ड लॉ बताती कि एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर आप आगे की तरफ जा रहे हैं तो बोट भी क्या होगी, पीछे की तरफ जाएगी, ठीक है।
तो ये अभी ठीक है, नो मोशन ऑफ द बोट, नहीं ये गलत है, मोशन तो होगा, बोट विल मूव साइडवेज, साइडवेज मतलब साइड की तरफ तैरेगी, नहीं ये भी नहीं, क्या होगा, ऑप्शन बी इज द राइट वन। ठीक है, क्लियर है। चलिए, ए बॉडी ऑफ मास 50 ग्राम, सॉरी 500 ग्राम मास दे दिया है। ठीक है, अब एक चीज पता है, मास दिया है मतलब 500 मतलब कितना, 0.5 kg ना। ठीक है, लिख दिया। ए बॉडी ऑफ मास 500 ग्राम इज एट रेस्ट, रेस्ट पे है भाई, रेस्ट, रेस्ट मतलब यू क्या, इनिशियल वेलोसिटी 0, यू 0। व्हाट इज अ फोर्स, क्या कैलकुलेट करना है, फोर्स फाइंड आउट करना है। सो दैट द फाइनल वेलोसिटी बिकम द 20 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी कितनी बन जाए, 20 मीटर पर सेकंड बन जाए। आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर, डिस्टेंस कितनी कवर कर ली, डिस्टेंस कितनी कवर कर ली, 20 मीटर की। अब देखो यहाँ पे एक दो कॉन्सेप्ट लगेंगे इसमें, मोशन ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ मोशन जो पड़ी थी ना वो भी लगेगी। अब इसमें 3 टर्म दिख रहा है आपको, टी दिख रहा है कि कहीं भी टी नहीं है, तो टी सिर्फ एक इक्वेशन में नहीं आता, कौन सी इक्वेशन में, थर्ड इक्वेशन में, कि v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, थर्ड इक्वेशन में टी नहीं मिलता है, तो क्या होती है थर्ड इक्वेशन, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यही होती है। वेलोसिटी कितनी दे दी है, 20 का स्क्वायर, u तो खत्म है 0 प्लस 2as कितना 20, क्लियर है। चलिए ये हो जाएगा 400 इज इक्वल टू 2a इंटू 80, अरे इसको ऐसे ही लिखा रहने दो, चलो 2 इंटू 40 इंटू a, ठीक है, ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। ठीक है, 2 इंटू 40 इंटू a। चलिए क्या करें, नीचे ले आए, तो 4000 अपॉन 2 इंटू 40 इज इक्वल टू a, क्लियर कर दो 5। एक्सेलरेशन कितना आ गया है, क्या, सॉरी हाँ एक्सेलरेशन आया, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, 10 मीटर का आएगा, 1 मिनट, 10 न्यूटन का ये फोर्स है, 0.5 का लगेगा। ठीक है, अरे यहाँ पे एक छोटी सी एरर हुई है, 1 मिनट, कैलकुलेशन मिस्टेक। हाँ चलिए ये कितना हो जाएगा 400, क्यों, क्योंकि भाई कहाँ गया, वेलोसिटी जो कितनी दे दी थी, 20 मीटर की दे दी थी। ठीक है, अभी कैंसिल आउट करोगे, कैंसिल आउट करोगे तो क्या मिल जाएगा, 2a 40। ठीक है, एक्सेलरेशन यहां से निकाल लो, कितना आ जाएगा, क्लियर करोगे, एक्सेलरेशन मिल जाएगा 10 का। ठीक है, अब फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास कितना दिया हुआ था 0.5 kg, एक्सेलरेशन कितने का आया 10 का, कैंसल आउट करो, क्या आएगा, कितना 5 न्यूटन का फोर्स अपन को मिल जाएगा, है क्या कहीं, हाँ ये रहा, देखो जूल क्या होता है, जूल किसकी यूनिट होती है, वर्क की होती है, पर अपन को न्यूटन में आंसर है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है क्या पीछे, हाँ ये भी हो गया 40। आइए, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लीजिए, द रेट ऑफ चेंज ऑफ अ लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिंग ऑन इट, क्या भाई, क्या एक्ट करता है, डी पी बाई डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, किसके प्रोपोर्शनल होता था, कौन सा लॉ है, सेकंड लॉ है, किसके प्रोपोर्शनल होता था, फोर्स के प्रोपोर्शनल होता था, सेकंड लॉ है क्या कहीं, फोर्स, ये लॉ। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट रिक्वायर्स अ फोर्स ऑफ, ये 2.5 है बेटा। ठीक है, what is the mass of an object that requires a force of 90 न्यूटन to accelerate at the rate of a 2 मीटर। देखो इनने क्या पूछा है, मास पूछा है, मास क्या करना है, फिगर आउट करना है, फोर्स दे दिया, फोर्स कितना दे दिया 90 न्यूटन का दे दिया। ठीक है, और एक्सेलरेशन दे दिया कितने का, 2.5 का दे दिया है। अब देखो
अपन को पता है कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अपन को क्या फाइंड करना है, मास पता करना है, ठीक है। फोर्स कितना है 90 न्यूटन का, मास वैसे ही लिखा। एक्सेलरेशन कितना दे दिया 2.5 का, एक्सेलरेशन कितना दे दिया 2.5 का। क्या किया जाए, ट्रांसपोज किया जाए, नीचे लाया जाए, m इज इक्वल टू 90/2.5, ठीक है। क्या आएगा, कैंसिल करो, मास आ जाएगा कितना 36 केजी है ना, है क्या कहीं ऑप्शन, ये रहा, मास आ जाएगा 36 केजी का, ठीक है। क्लियर है ये चीज। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन डू नॉट होल्ड गुड फॉर ऑब्जेक्ट। अब देखो एक चीज पूछी है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन किस पे एप्लीकेबल नहीं होगा, किस चीज पे एप्लीकेबल नहीं होगा। तो एक ऐसी चीज होगी कि भाई जो बिल्कुल आंख झपकते ही गायब हो जाए या इतनी तेजी से निकल जाए, उस चीज पे कभी भी एप्लीकेबल नहीं होगा। समझ रहे हैं कि भाई कोई चीज इतनी तेजी से गायब हो जाए आंखों के सामने कि आपको पता ही ना चले कि निकली कब और आई कब, तो उस चीज पे एप्लीकेबल नहीं होगा। जैसे क्या दिया, एट रेस्ट, रेस्ट पे आप पता कर सकते हैं कि अगर बॉडी एट अ रेस्ट ऑलवेज इन अ रेस्ट, ठीक है, ये पता कर सकते हैं। मूविंग स्लोली, स्लोली जा रही तो उसी स्पीड से जाएगी या उसी वेलोसिटी से जाएगी, तो आप इस पर भी एप्लीकेबल कर सकते हैं। मूविंग विथ हाई वेलोसिटी, हाई वेलोसिटी मतलब 70 80 90 100 150 200 किलोमीटर की से चली जाए तो भी कुछ नहीं, आप उस पर न्यूटन लॉ ऑफ एप्लीकेबल हो जाएगा। बट डी ऑप्शन क्या बोल रहा है, जरा ध्यान से पढ़ना, मूविंग विथ वेलोसिटी कंपेयर टू वेलोसिटी ऑफ लाइट, इतनी तेजी से जितनी तेज लाइट की स्पीड होती है। आपको तो लाइट की स्पीड कितनी होती है, तो सनलाइट अर्थ पे आती है ना, बहुत दूरी से आती है, तो लाइट की स्पीड अपन बताते हैं क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है। स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 लाख किलोमीटर होती है। 3 लाख किलोमीटर क्या पर सेकंड में, कि एक सेकंड में वो 3 लाख किलोमीटर चली जाती है। कैसे, किलोमीटर पर सेकंड, इतनी तेज होती है। अब बोले उसको ऐसा ही मैं, तो ठीक है, क्या करना पड़ेगा, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मीटर पर सेकंड में एसआई के हिसाब से अपन मेजर करते हैं ना, तो क्या होगा 3 लाख तो है ही, साथ में किलोमीटर से मीटर में लाना है, मीटर में आते ही कितना हो जाता है 1000 और हो जाता है, और साथ में मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब देखिए कितनी हो गई, जरा जीरो गिनना कितने हो गए, जीरो गिनते गिनते ही 1 सेकंड खत्म हो जा रहा है, इतनी तेजी में वो लाइट ट्रेवल कर जाती है, ठीक है। तो हर सेकंड में इतनी चली जाती है, जीरो गिनते ही 1 सेकंड खत्म हो जाएगा। फिर भी अपने पास तो है टाइम, गिन लेते हैं, 3 3 6 3 2 8 8 0, मतलब कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड ये लाइट ट्रेवल करती है, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। इतनी तेज होती है कि दुनिया में सबसे तेज क्या है, यही है। अब इतने तेज अगर चीज़ से निकल जाए तो इन चीज़ों पे लॉ किसके, न्यूटन लॉ ऑफ एप्लीकेबल नहीं हो पाते हैं, ठीक है। न्यूटन लॉ ऑफ एप्लीकेबल नहीं हो पाते, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, मूविंग विद वेलोसिटी कंपेयर टू वेलोसिटी ऑफ लाइट, मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट की स्पीड से जा रही है, लाइट की स्पीड से अगर कोई चीज़ जा रही है तो इस पर कोई भी न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। क्लियर है, समझ आया ये टॉपिक, मतलब ये जो कॉन्सेप्ट था कि इस पे क्यों वैलिड नहीं होगा, ठीक है। कि जीरो गिनते ही 1 सेकंड खत्म हो गया, जीरो गिनते ही 1 सेकंड खत्म हो गया, तो इतनी स्पीड में वो लाइट कहाँ पहुंच जाएगी, ठीक। चलिए कुछ रह तो नहीं गया, एक बार देख लें एक क्वेश्चन अटका हो कहीं, ठीक। तो आज की क्लास कैसी रही आप जरूर बताइएगा मुझे, ठीक है। तो आज अपन ने क्या क्या कवर किया, फोर्स पढ़ा बहुत अच्छे से कि फोर्स होता क्या, पुश एंड पुल होता है, ठीक है। फोर्स के बाद मोमेंटम पे आए, मोमेंटम अपन ने जाना कि हाँ मास इनटू वेलोसिटी का कुछ प्रोडक्ट होता है, उसको डिटेल में अपन ने बहुत अच्छे से अंदर समझा। देन अपन लीनियर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे आए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बोलता है कि मोमेंटम बिफोर कोलाइजन इज ऑलवेज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलाइजन, ये पढ़ लिया। फिर इम्पल्स पे आए कि फोर्स इनटू टाइम का प्रोडक्ट होता है। देन टॉर्क पे आए कि रोटेशनल फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, ठीक है। टॉर्क समझा, टॉर्क में भी अपन ने कंपोनेंट समझे कि एक्स एक्सिस में कुछ कंपोनेंट होगा, बाय एक्सिस में कुछ कंपोनेंट होगा। जो एक्स अगर एंगल बन रहा है एक्स एक्सिस के साथ तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा लग जाएगा, और एंगल बन रहा है बाय एक्सिस के साथ तो साइन थीटा लग जाएगा। उसका अपन ने फॉर्मूला पढ़ा, डायमेंशन पढ़ी बहुत अच्छे से, ठीक है। देन उसके बाद अपन ने क्या किया, न्यूटन चाचा के तीनों नियम पढ़ लिए, ठीक है। फर्स्ट लॉ
मोशन इनर्शिया का लॉ होता है जो किसने दिया था, गैलीलियो ने दिया था, जो क्या करता है प्रॉपर्टी ऑफ मास बताता है। सेकंड लॉ पता था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स, मतलब कि जितना मोमेंटम होगा वो फोर्स के बराबर होगा। थर्ड लॉ बताया क्या कि एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये सारी चीज अपन ने समझी बहुत डिटेल में। देन अपन ने क्या किया, क्वेश्चन प्रैक्टिस की बहुत अच्छे से, क्वेश्चन प्रैक्टिस किए इतने सारे कि भाई इसी तरीके के बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं और आपको चीज़ों का बेसिक नॉलेज है तो आप इस तरीके से क्वेश्चन आराम से फोड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास में बस इतना ही था। अब अपन बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नया टॉपिक लेके। तब तक के लिए कीप साइनिंग, कीप रॉकिंग। जय हिंद।